वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और मैंग्रोव्स आपने वैसे नाम सुना होगा, आज मैंग्रोव्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ज़रा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ख़बरें आपने भी सुनी होंगी कि जी मैंग्रोव्स उगाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। क्या ये इसी तरह है या फिर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है और डॉलर कैसे आ सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इकोलॉजिस्ट मौजूद हैं रफ़ीउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसी खबर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये पता चला या ये खबर आई कि जी जो मछेरे हैं वो मछलियां पकड़ने से बड़े कासिर थे और ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजर रही थी, तो अब उन्होंने बिल्कुल कोस्ट लाइन पे मैंग्रोव्स उगाए हैं और उनको बेच रहे हैं या जो भी उनके हवाले से बिजनेस होता है, और उसके बाद डॉलर्स कमा रहे हैं या कमा सकते हैं और उससे ज़ाहिर वतन को फ़ायदा होगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें तसी कहाँ करने की ज़रूरत है? तसी कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। दरअसल इसके चैनल्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम मुआशरे में, जैसे कहीं मुआशरा फ्लरिश करता है, इकॉनमी फ्लरिश करती है, तो उसमें एक प्लेयर नहीं होता। मैं उसका एक हिस्सा ज़रूर हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे उमूर मैं ही अंजाम दूँ। आपका कहना दुरुस्त है कि मछेरों की हालत जो है वो बहुत ख़राब थी और कुदरत ने और हालात ने ऐसे अवामिल सामने आए कि जिससे ये मौका मिला कि ये मैंग्रोव उनको पे बैक कर रहे हैं। पे बैक कैसे कर रहे हैं? ये मछेरे ख़ास तौर पर जून जुलाई में जब मानसून कॉल होती है, ये जॉबलेस हो जाते हैं, क्योंकि माहीगीरी पे ऑफिशियल बैन होता है। उस ज़माने में मछलियाँ अंडे देती हैं, तो उस वक्त ऑफिशियली ये बैन होता है। ठीक है। वो ज़्यादातर लोग जॉबलेस होते हैं। अब उनको एक इंगेजमेंट का एक ज़रिया मुहैया हो गया कि जब ये मैंग्रोव की प्लांटेशन की जाती है और उन इलाक़ों में की जाती है जहाँ ये मछेरे आबाद हैं, तो उनको वर्क फोर्स चाहिए। तो और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा, उसके लिए जो इदारे मौजूद हैं वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको वाजिब सी तरबियत दे सकते हैं। तो उनके लिए ये ज़रिया मुआश हो गया। और इनफैक्ट ऐसे ही है, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मैंग्रोव के सिर्फ एक सर्विस नहीं है कि ये बायोलॉजिकल वॉल है या ये नर्सरी है। मैंग्रोव के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें से एक एट्रीब्यूट इसका ये है कि ये कार्बन को एब्जॉर्ब करती है। सही। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कार्बन के तो सारे ही प्लांट्स नहीं एब्जॉर्ब करते? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। कुछ की मिकदार ज़्यादा है, कुछ की कम तो इसमें मैंग्रोव का इकोसिस्टम जो है वो सरे फहरिस्त है। ठीक है। तो इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में, और मैं तो समझता हूँ कि जो लोग, जो इदारे इसमें मुंसलिक हैं, ख़ास तौर पर मैं अप्रिशिएट करूँगा सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि उनकी कोस्टल फॉरेस्ट्री जो है वो इस मामले में बड़ी फ़ाल रही है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बताया अभी एक टेक्निकल एस्पेक्ट आपने बताया ना कि ये चीज़ें हो रही हैं, उनको ज़रा एक एक करके एक्सप्लेन करें कि बिजनेस वाइज अगर कोई इसमें आना चाहे तो क्या क्या चीज़ें, किस तरह की इन्वेस्टमेंट या किस तरह की रिसर्च या किस तरह की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, सो दैट आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। इसमें एक बात समझने की है। आपने अभी फरमाया ना कि मुख्तलिफ, ये तमाम पौधों में ये सलाहियत होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन, माहौल में ऑक्सीजन का इजाफा करें। लेकिन कुछ इकोसिस्टम जिसमें मैंग्रोव सरे फहरिस्त है वो ज़्यादा फ़ाल हैं। तो पहली तवज्जो जो है वो मैंग्रोव के ऊपर आई। अब मैंग्रोव की सैचुरेशन ये है कि हमारे यहाँ इसके ख़रीदो फ़रोख्त का कोई तसव्वुर, इसकी खुसूसियात की ख़रीदो फ़रोख्त का कोई तसव्वुर था नहीं, अनटिल कि जब हम ग्लोबल लेवल पर बैठे। और आपने अभी सुना होगा कॉप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ हो रही है दुबई में, जो 30 नवंबर को है मुतवक्के। तो उसमें इससे पहले जो है, जो पेरिस में पेरिस में जो कॉप हुई थी, उसमें ये तय पाया था कि दुनिया का दर्जा हरारत 1.5 डिग्री के इन्हांसमेंट पे रोका जाए। अच्छा। क्योंकि दर्जा हरारत बढ़ रही है। ये कार्बन अभी कितना बढ़ रहा है वैसे? देखिए, प्रोजेक्टेड जो बात, ये कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, कहीं कह रहे हैं कि 3 डिग्री हो जाएगा। अच्छा।
اور کہیں پر جو ہے 2.5 اور سالانہ جو ہے یہ 3 ڈگری ایوریج جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ گرمیاں منانے کے لیے یورپ جاتے تھے. اس بار پورچوگل میں جو ہے وہ 50 ڈگری ٹیمپریچر, وہ اس کا تصور تھا کہ پورچوگل میں یا اسپین میں اتنی سخت گرمی ایکسٹریم ویدر ہونے لگا ہے. جی ہاں جی تو ہاں. یہ اس کو 3 سے ہٹا کے 1.5 تک محفوظ کیا جائے, یہ پاسبل ہے کیا؟ جی دیکھیے, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل ٹرم میں استعمال کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ایڈیپٹیشن, یعنی آپ فوری طور پر اپنے آپ کو ایڈیپٹ کر لیں, اس کا فوری مطابق ماحول کے ڈھل مطابق کر لیں یا ڈھال لیں. صحیح. اور دوسرا ہوتا ہے میٹیگیشن, یعنی یہ لانگ ٹرم ہے. میٹیگیشن کیا ہے؟ وہ روٹ کاز کو ایڈریس کرتا ہے. 0.04% کاربن ڈائی آکسائڈ, اتنی سی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ماحول میں موجود ہے, اس کے فریکشن میں بڑھ جانے سے کیا ہو رہا ہے, اوزون لیئرز کے اوپر افیکٹ ہو رہا تھا. صحیح. اور اوزون لیئر کے اوپر جو افیکٹ ہو رہا تھا اس سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا تھا. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اخراج ہے وہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی, وہیکولر ایمیشنز, ان تمام چیزوں سے ہے. تو اب کہیں پر جو وہیکولر ایمیشنز کو تو ہم نے کلین فیول سے اور ہائیبرڈ گاڑیوں سے جو ہے بدلنے کی کوشش کی, لیکن انڈسٹری کو کیسے روکیں گے, اور وہ لوگوں کے معاش ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بیک, کیونکہ یہ تو ظاہر ہے ایک کے بعد ایک بات نکلتی رہے گی, بیک ٹو دا ٹاپک آ جاتے ہیں. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کون کون سا طریقہ ہے مینگرووز کے حوالے سے, یا کون کون سی ٹیکنالوجی ہے جو انٹروڈیوس کرائی گئی ہے جو کہ یہاں پر بھی فالو کی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں ینگسٹرز ہیں, ہمارے یہاں انوائرمنٹ کے گریجویٹس ہیں, لوگ پڑھائی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے. سو ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے کون کون سے آپشنز ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے مینگرووز کے حوالے سے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں تحقیق جو اس سے پہلے وہ کہ تحقیق جو ہے وہ ایک ادارے تک محدود رہی ہے. بہت زیادہ ادارے اس میں شامل نہیں ہوئے, اور رہے تو ان میں باہم ربط نہیں ہے. ہر شخص جو ہے اپنی طور پہ کر رہا ہے. جی, ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. تو کوئی ایک ایسا عمل وضع کرنے کی ضرورت ہے, اور جس میں جو ادارہ آگے ہے وہ اس کو مرکز بنا کے ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے, تاکہ ہر شخص اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال سکے. تو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا کام ہوگا, بجائے سے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنا کام کروں, آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنا کام کریں, تو ہم میں ڈپلیکیشن ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. تو یہ ایک عمل ہے کہ جس سے بہت اچھی طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ تو وہ ریسرچ ایسپیکٹ سے آپ نے بتایا نا کہ سب مل کے کنسولیڈیٹڈ کام کریں. میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ آن فیلڈ, آن گراؤنڈ کیا 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 جا سکتا ہے؟ دیکھیے, آن گراؤنڈ تو اس وقت جو ادارہ ہے وہ ایک دن سے نہیں, پچھلے 15 سال سے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ڈیولپ کیے. اس وقت میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بیان کر سکتا ہوں کہ ایرڈ زون مینگروو کے اگانے میں یہ ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس چیز کو اسکیل آؤٹ کرنا ہے, آپ ریڈ سی تک چلے جائیں. یہ سارا ایرڈ زون کا انوائرمنٹ ہے, ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ چیزیں اڈاپٹ کریں جو کینیا میں ہے یا نیروبی میں ہے. وہ ٹراپیکل زون کا علاقہ ہے. ہمارا جو مینگروو ہے اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس اس کا پریکٹیکل نالج موجود ہے. اس میں کمیونٹی بہت کام کر سکتی ہے. کیا کام؟ میں وہی تو آپ سے, دیکھیں آپ کا ادارہ تو بالکل اس پہ کام کر چکا, اور جو آپ سے رابطہ کرے گا آپ اس کو باقی چیزیں بھی سمجھائیں گے. میں وہی اپارچونٹی کی اٹریکشن پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ ہے کیا, یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ میرے لیے باقی لوگوں کے لیے بتائیں کہ جی یہ درخت ہوگا, اس کی شاخوں سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے, اس کی پتوں سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے, اس کی فلانی چیز سے ایسا فائدہ ہو سکتا ہے, آپ اس کی ٹیکنالوجی بیچ کے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ فوائد کیا ہیں وہ مجھے اب تک نہیں پتا چلے. دیکھیے, وہ فوائد یہ ہیں, یہ جو ابھی آپ کو جو آپ فرما رہی ہیں کہ مینگروو سے اتنے پیسے حاصل ہو رہے ہیں, تو اس میں اس کا ایک ایٹریبیوٹ کہ یہ کاربن ایبزارب کرنے کا ایک گراؤنڈ ہے, اس کے رائٹس کو سیل آؤٹ کیا گیا ہے کہ ہمارے مینگروو جتنے اگ رہے ہیں ان میں اتنا کاربن سیکوسٹر کرنے کی صلاحیت ہے. اس کو ہم بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی ہم نے دی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اپنا نظام ابھی موجود نہیں ہے, ان پلیس نہیں ہے. 2 طرح کی کاربن مارکیٹ ہوتی ہے, ایک مینڈیٹری ہوتی ہے, ایک والنٹری ہوتی ہے.
हमारे पास मैंडेटरी अभी अवेलेबल नहीं है, हमारी अपनी रजिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, इन प्रोसेस सही है। लेकिन हम इंटरनेशनल मार्केट पे हमने रसाई हासिल की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बात मैंग्रोव तक महदूद ना रहे, इससे हमारे रिवराइन फॉरेस्ट भी फ़ायदा उठाएं, इससे हमारे रेंज लैंड भी फ़ायदा उठाएं, इससे हमारे अल्पाइन फॉरेस्ट भी फ़ायदा उठाएं। हमारे पास 10 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, सिर्फ एक मैंग्रोव तो पहली मिसाल है, मुब्तदी है, इमामत कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्स की तरफ तवज्जो दें। अगर हम नेचुरल रिसोर्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो कल सबसे पहले तो हमें जो है सस्टेनेबिलिटी मिलेगी कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो कि 3% इसमें आपकी आप जब ये बात करते हैं तो आप क्या ये हुकूमतों को कह रहे हैं कि वो इस पे तवज्जो दें, या आप जनरल पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि वो इस पे तवज्जो दें? इसमें दोनों। हुकूमत, यहाँ अगर हुकूमत ने नहीं सपोर्ट किया होता तो आज ये प्रोजेक्ट हमारे सामने नहीं होता और हम अपनी टोपी में जो है फैदर लगा के नहीं घूम रहे होते। इसमें दोनों का काम है, और बाहर जो है ये लोकल गवर्नमेंट से ये चीज़ें शुरू होती हैं। अब आप कहेंगे कि कराची में शुरू करें, तो देखिए हर जगह मैंग्रोव नहीं लग सकता, जाहिर है। ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कहीं पर रॉकी एरिया है, कहीं पर सैंडी एरिया है, तो वो काम करने की ज़रूरत है जो सूटेबल हो। मैंग्रोव को हम एज एन एग्जाम्पल ले लें, एज ए मिसाल के तौर पर बताएं कि जी देखें मैंग्रोव इकोसिस्टम में ऐसा हो सकता है, तो रिवराइन में भी हो सकता है और रेंज लैंड में भी हो सकता है, और उससे याफ्त हो सकती है। और सिर्फ याफ्त नहीं, मैं तो उसको एक होलिस्टिक नज़र में देख रहा हूँ कि मुल्क के जो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, जिसको हम रोक रहे हैं कि 3% रह गया, कभी कहते हैं 5% हो गया, 25% होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो हम इस मॉडल को रेप्लिकेट करके ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास तो अपने ही अभी सांस लेने के जो इंजन्स हैं, ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी 5, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे पास इतना कम हो गया है, तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो हमारी डिमांड मेरे ख्याल में पूरी होगी और हमारी फिजा बेहतर हो जाएगी, हम उसके बेनिफिशियरी होंगे। यानी हमें आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे, यानी हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। उनको राइट देने से क्या मुराद है कि उनको राइट देखें, इंडस्ट्रीज जो हैं उनका कार्बन इम्पैक्ट होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है। अब बैनुल अक़वामी मार्केट में उनको अपने आप को मिस्टर क्लीन बताना है। हमने इन्वायरमेंट पे अगर इम्पैक्ट किया तो हमने इन्वायरमेंट को दुरुस्त करने के लिए इधर इन्वेस्ट भी कर दिया, और ये थ्रू एन इंटरनेशनल मार्केट हो रहा है जिसको हम वॉलंटरी कार्बन मार्केट कहते हैं, इसको कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। खैर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें मैं और जानना चाहती थी, लेकिन वो उस तरह से वाजे नहीं हुई। मगर आपके इदारा मेरे ख्याल में बहुत इस पे काम करता है, और जो इंटरेस्टेड हो वो आपके इदारे से रब्ता कर सकता है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं अपना इदारा कहने के लिए बिल्कुल राज़ी हूँ, गो कि मैं एक आज़ाद हैसियत में मसरूफ़ कार हूँ, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि वो एक अच्छा, जब कोई काम अच्छा करता है तो लोग उससे अपने हाथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और ये तमाम बातें आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम फायर फाइटिंग के हवाले से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।